अप्रैल 26 1986 एक रात जो कभी भूली नहीं जा सकती। ये वो रात थी जब एक छोटी सी इंसानी गलती ने एक ऐसी तबाही को जन्म दिया जो हजारों सालों तक जिंदा रहेगी। प्रिप्यात एक छोटा सा शहर जो सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर पावर के सपने का हिस्सा था, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि ये सपना एक दिन दुनिया के सबसे बड़े नाइटमेयर्स में से एक बन जाएगा। ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर डिजास्टर की, द चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर की। आज के इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि कैसे एक नॉर्मल अप्रैल की रात ने सोवियत यूनियन के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और दुनिया को ये बताया कि सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब भी नहीं बल्कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर भी कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस डरावनी कहानी को। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट एक सपना था जो सोवियत यूनियन की ताकत को और भी ज्यादा आगे बढ़ाकर ले जाने वाला था। 1970s के दौरान सोवियत यूनियन दुनिया के न्यूक्लियर आर्म्स और एनर्जी रेस में सबसे आगे निकलना चाहता था। इसी सपने का एक बड़ा हिस्सा था ये पावर प्लांट। 1977 में ये छोटी जगह यूएसआर की एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये सिर्फ कोई नॉर्मल पावर प्लांट नहीं था। ये आरबीएम के 1000 रिएक्टर टाइप का प्लांट था, एक ऐसा एनर्जी डिजाइन जो कि बहुत ही ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है, लेकिन अपने आप में साथ एक साइलेंट किलर भी होता है। आरबीएम के रिएक्टर में एक बहुत ही इनहेरेंट यानी कि अपने आप में बनने के बाद ही फ्लॉ था जो उन्हें लो पावर कंडीशंस में अनस्टेबल बना देता था, और इस डिजाइन को छुपाने के कारण आगे जाके एक ऐसा डिजास्टर होने वाला था जो हमेशा के लिए सोवियत यूनियन के इतिहास को बदल कर रखने वाला था। पर ये गलती कैसे हुई? सब कुछ पहले से ही गलत था या फिर किसी इंसान की गलती ने एकदम से ही ये सब कुछ गलत कर दिया? वो थी एक ऐसे डिसीजन की गलती जो कि नहीं लिया जाना चाहिए था, और वो भी जब लिया गया तो बहुत ही खराब टाइम पर लिया गया। अप्रैल 25 1986 को चेरनोबिल के रिएक्टर नंबर 4 में एक सेफ्टी टेस्ट प्लान किया गया था। ये टेस्ट इमरजेंसी सिचुएशन में बैकअप पावर को एक्टिवेट करने के लिए था, ताकि अगर कभी प्लांट में एकदम से पावर कट हो गई तब भी रिएक्टर सेफ रहे। तो दोस्तों, जब भी कभी कोई न्यूक्लियर रिएक्टर चलता है या फिर काम करता है तो उसको एक पर्टिकुलर लो पावर आउटपुट चाहिए होता है कि जिसमें वो हमेशा स्टेबल रहे। अगर वो आउटपुट उससे छीन लिया जाए तो वो अपने आप मेल्ट हो जाएगा और पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसीलिए एक ऐसा बैकअप प्लान टेस्ट किया जा रहा था जिससे कि अगर कभी लाइट कट भी जाए तो वहां पे वो काम चल सके और कोई दिक्कत ना हो। प्लान के मुताबिक टेस्ट दोपहर 1 बजे होने वाला था, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड डिले की वजह से ये शाम तक डिले हो गया और फिर कुछ और एनर्जी नीड्स आ गई, जिसकी वजह से इस टेस्ट को 26 अप्रैल के रात 12 बजे किया जाना था। और वो टाइम ऐसा था जब ऐसे टेस्ट को नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि वो अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक माहौल बन जाता है। उस टाइम एक तो लोगों की नींद उन्हें आ रही होती है, ऊपर से बहुत सारे लोग तैयार भी नहीं थे। तो आसपास के शहरों को पता भी नहीं था कि चेरनोबिल में इतना बड़ा कोई टेस्ट हो रहा है। और फिर जब ये टेस्ट किया गया तो एक ऐसे वक्त किया गया जब रिएक्टर के पावर लेवल से बहुत ही खतरनाक लो लेवल में आ गए थे। कंट्रोल रूम में टेस्ट के लिए टेंशन का माहौल बन गया। एनिटोली दियातलोव जो प्लांट के उस समय के शिफ्ट सुपरवाइजर थे, जिन्होंने पहले से ही इस टेस्ट का सामना किया था, उनके ऊपर बहुत ही इमेंस प्रेशर था और उन्हें इस टेस्ट को आज ही करना था, क्योंकि आज अगर टेस्ट नहीं होता तो उनके सीनियर का प्रमोशन टल जाता, और उनका प्रमोशन टल जाए तो क्या पता इन्हें प्रमोशन ना मिलता। और इसी वजह से उन्होंने टेस्ट को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। दरअसल किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाए रखने के लिए उसका कोर मेल्ट ना हो, उसे एक मिनिमम पावर थ्रेशोल्ड होना चाहिए, और जो उस वक्त उसमें मौजूद नहीं था। रिएक्टर एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन में चला गया, पर कंट्रोल रूम में किसी को भी इस बात की क्लैरिटी नहीं थी। एक गलत टाइमिंग, खराब इक्विपमेंट और इंसानी लापरवाही, इन तीनों चीजों ने मिलकर इस रिएक्टर को टिकिंग टाइम बॉम्ब बना दिया था। रात के 1:23 और 40 सेकंड पर एक पावरफुल एक्सप्लोजन ने चेरनोबिल के रिएक्टर को हिला दिया और आसपास के 5 किलोमीटर के एरिया में इस आवाज को सुना गया। रिएक्टर का 1000 टन का अपर लिड, जो कि अपने आप में उसके पूरे न्यूक्लियर पावर को रोक कर रखता है, वो मानो एक रबड़ की बॉल की तरह उछल गया और उसके साथ ही न्यूक्लियर रेडिएशन का जहर हवा में फैलने लगा। चेरनोबिल की शुरुआत एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से हुई जो दुनिया ने पहले कभी भी नहीं देखा था। तब तक लोगों ने सिर्फ एक न्यूक्लियर बॉम्ब को ब्लास्ट होते हुए देखा था, लेकिन सभी को ये लगता था कि न्यूक्लियर रिएक्टर कभी भी ब्लास्ट नहीं हो सकता, वो बहुत ही स्टेबल होता है। खास करके आरबीएम के रिएक्टर बहुत ही सेफ माना जाता था, लेकिन जो चीज हो चुकी थी इसके बारे में किसी को भी 1% आइडिया भी नहीं था। उनके हिसाब से तो कोई छोटी सी दिक्कत हुई, कोई छोटा ब्रीच हुआ होगा जिसे अपने आप में बस फायर कंट्रोल ठीक कर देगा। कंट्रोल रूम के अंदर एक बहुत ही बड़ा खतरनाक ब्लास्ट होता है और कंट्रोल रॉड जो कि रिएक्टर को स्टेबलाइज करने के लिए डाली गई थी, उल्टा एक न्यूक्लियर रिएक्शन को और ज्यादा बढ़ावा देती है। एक कंट्रोल रॉड को तब यूज किया जाता है जब एक न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत ही तेज और बहुत ज्यादा पावर जनरेट करने लगता है। और ये जो कंट्रोल रॉड्स होती हैं ये बोरॉन की बनी होती हैं, जो कि जैसे ही इन्हें आप कंट्रोल फ्यूल रॉड्स को जैसे ही उसमें इंसर्ट करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर में, ये सारे के सारे रिएक्शन को एकदम से रोक देंगे, एकदम जीरो कर देंगे, जिससे हालांकि न्यूक्लियर रिएक्टर आने वाले 1 हफ्ते के लिए जरूर बंद हो जाएगा, लेकिन सारी की सारी सेफ्टी प्रोटोकॉल से यूज करते हुए आप अपनी जान बचा सकते हैं और आसपास में रेडिएशन भी नहीं फैलेगी। लेकिन आरबीएम के रिएक्टर के जिस फॉल्ट की हम बात कर रहे हैं वो इन्हीं कंट्रोल रॉड्स में मौजूद था। आरबीएम के 1000 रिएक्टर के कंट्रोल रॉड्स पूरी तरह बोरॉन से नहीं बनी हुई थी, उनकी टिप पर ग्रेफाइट लगा हुआ था। और अगर आपने कभी साइंस पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ग्रेफाइट किसी भी रिएक्शन को और भी ज्यादा तेज कर देता है। किसी भी तरह के रिएक्शन में अगर ग्रेफाइट को डाल
डाल दिया जाए तो रिएक्शन एक्सेलरेट होने लगता है बहुत ही तेजी से, और ऐसा ही हुआ भी। कंट्रोल रॉड्स को इंसर्ट करते ही पहले ग्रेफाइट न्यूक्लियर फ्यूल से टच हुआ, और जब तक बोरॉन न्यूक्लियर फ्यूल से टच होता तब तक जो काम होना था वो हो चुका था, क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत ही ज्यादा स्लो था, सिर्फ 1 मिलीसेकंड में वो 50,000 गुना ज्यादा तेज हो गया, जिससे पूरा का पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर बिल्कुल बंद हो गया। अब आप इतना समझिए, जब उस टेस्ट को अबॉर्ट किया गया था और न्यूक्लियर पावर रॉड्स को उसके अंदर डाला गया था, तब उस समय पूरे के पूरे आरबीएम के रिएक्टर की पावर आउटपुट सिर्फ 300 वॉट पे थी। लेकिन जैसे ही ग्रेफाइट जाकर उस न्यूक्लियर फ्यूल से टच हुआ, वो पूरी आउटपुट 65,000 वॉट से भी ज्यादा हो चुकी थी। सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर इतना बड़ा सर्ज पूरे के पूरे रिएक्टर को ब्लास्ट करने के लिए काफी था। रिएक्टर के अंदर एक एक्सट्रीम हीट और रेडिएशन की ज्वाला का कल्प होने लगा, अपने आप में बनने लगी। जो लोग प्लांट के अंदर मौजूद थे उन्हें इस न्यूक्लियर इन्फर्नो का एहसास तक नहीं हुआ, जब तक उनके शरीर पे खुद रेडिएशन का असर नहीं दिखने लगा। एक पल में सब कुछ बदल गया था। जो वर्कर्स ब्लास्ट के करीब थे वो रेडिएशन से फौरन जलने लगे। फायर फाइटर्स को बिना किसी नॉलेज के बुलाया गया। उनको तो लग रहा था कि नॉर्मल कोई आग है, लेकिन वो जिस आग की तरफ बुझाने के लिए बढ़ रहे थे वो उनके अंदर से गुजर रही थी, उनके दिल को, उनके फेफड़ों को, उनके हर शरीर के हिस्से को खत्म कर रही थी। क्योंकि वो नॉर्मल आग नहीं थी, वो एक इनविजिबल किलर था, जो कि था रेडिएशन। चेर्नोबिल में जो लोग पहले रिस्पॉन्ड कर रहे थे वो एक इनविजिबल मौत के मुंह में जा रहे थे, जो मौत उन्हें दिख भी नहीं रही थी, लेकिन वो उनके मुंह के अंदर खड़े हुए थे। फायर फाइटर्स ने बिना किसी प्रोटेक्शन के आग को बुझाना शुरू किया। रेडिएशन के एक्सपोजर लेवल इतने हाई थे कि कुछ ही घंटों में फायर फाइटर्स के शरीर गलना शुरू हो गए। वो जिन्होंने अपनी जान दे दी वो समझ भी नहीं पाए कि उनकी मौत किस बात के लिए हुई। सोचिए, जो फायर फाइटर्स वहां पे उस आग को बुझाने के लिए आए थे, उनकी मौत सिर्फ 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर हो गई थी। प्रिपेयत के लोग जो थोड़ी दूर अपने घरों में चैन से सो रहे थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके पास एक इनविजिबल मौत का बादल मंडरा रहा है। सुबह हुई और लोग अपनी रूटीन जिंदगी जीते रहे बिना किसी वार्निंग के। प्लांट से कुछ ही दूर प्रिपेयत का शहर एक आम दिन जी रहा था। बच्चे खेल रहे थे, लोग काम पे जा रहे थे, लेकिन प्लांट के अंदर एक न्यूक्लियर एपोकलिप्स चल रहा था। प्लांट के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को जल्दी ही अंदाजा हुआ कि ये ब्लास्ट कोई ऑर्डिनरी, कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था। रेडिएशन के लेवल्स इतने एक्सट्रीम हो गए थे कि उनका काउंटर भी उन्हें मेजर नहीं कर पा रहा था। एक बड़ा रेडिएशन मीटर मंगाया गया जिसकी मैक्सिमम रीडिंग 15,000 रोंटगन तक पहुंच सकती थी, और वो जब उसको यूज किया गया तो वो भी खराब हो गया, और जिससे एक अंदाजा लगाया कि इसकी रीडिंग 15,000 से भी ज्यादा है। चेर्नोबिल में रेडिएशन के लेवल्स हिरोशिमा के मुकाबले 400 गुना से भी ज्यादा थे। प्रिपेयत और चेर्नोबिल के आसपास के लोग एक एक्सरे मशीन में बैठे थे जो हर सेकंड उनके 1000 से ज्यादा एक्सरे ले रही थी। चेर्नोबिल और प्रिपेयत के आसपास रहने वाले लोगों के लिए हर घंटा वहां पे बिताना उनकी जिंदगी से 5 साल कम करने के बराबर था। लेकिन सोवियत यूनियन के ऑफिशियल्स ने इनिशियली इस बात को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने पब्लिक को कुछ नहीं बताया। 26 घंटे के बाद जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तब जाके उन्होंने इवैक्यूएशन ऑर्डर दिए। लेकिन जब तक जो शहर अपने आप में बहुत ज्यादा खुशहाल था उस दिन खो गया। प्रिपेयत के 50,000 से ज्यादा लोग अपने घरों से हमेशा के लिए अलविदा कह रहे थे। जिन्होंने अपने कुछ जरूरी चीजें एक बैग में लेकर अपने साथ वो भाग गए, वहां से चले गए, और वो आने वाले 20,000 सालों तक कभी भी वहां वापस लौट कर नहीं आ सकते। चेर्नोबिल के इमीडिएट आफ्टर मैथ में 31 लोग मर चुके थे, जो कि नंबर अपने आप में सुनने में नकली लगता है, जो कि सोवियत यूनियन के सो कॉल्ड अपने आप को मास्टर प्लान दिखाने के लिए कम किया गया था। ज्यादातर पावर प्लांट्स के वर्कर और फायर फाइटर्स मर चुके थे, लेकिन असली तबाही तो अभी शुरू होना बाकी थी। रेडिएशन से पीड़ित लोगों की गिनती बढ़ती गई। प्रिपेयत और आसपास के इलाकों में कुछ हफ्तों के अंदर अंदर हजारों लोगों को रेडिएशन सिकनेस होने लगी। लोगों के शरीर गलने लगे, कैंसर बढ़ गया, और जो सर्वाइवर्स थे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। लंबे समय तक एस्टिमेट्स के मुताबिक रेडिएशन इंड्यूस्ड इलनेस से 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, लेकिन यह भी नंबर कम बताया जाता है। अनऑफिशियल नंबर्स के हिसाब से आने वाले 20 सालों में पूरे के पूरे यूरोप में 50,000 से ज्यादा लोग ऐसे थे जो कि चेर्नोबिल की वजह से मारे गए। ये वो इनविजिबल मौत थी जो धीरे धीरे लोगों को दूर दूर में अपने जाल में फंसा रही थी, और ये एक ऐसा महा डिजास्टर था जिसका असर आज तक महसूस होता है। ये डिजास्टर और भी बुरा हो सकता था, और भी बड़ा हो सकता था। रिएक्टर के नीचे जो मोल्टन फ्यूल था वो इतना ज्यादा गर्म हो चुका था कि अगर वो अंडरग्राउंड पानी तक पहुंच जाता तो एक दूसरा एक्सप्लोजन होता, और वो एक्सप्लोजन इतना बड़ा होता कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो ब्लास्ट हुआ था वो उससे 5 से 6,000 गुना ज्यादा बड़ा होता। लेकिन सोवियत गवर्नमेंट ने इस मामले में थोड़ी समझदारी दिखाई, जिसमें उन्होंने फौरन हजारों वर्कर्स का इस्तेमाल करके उस पूरे के पूरे मोल्टन फ्यूल के नीचे एक कंक्रीट की दीवार बना दी। ये एक सुसाइड मिशन था जिसमें हजारों माइनर्स ने अपनी जान खतरे में डालकर बिना कोई प्रोटेक्टिव गियर पहने उस प्रोटेक्टिव बैरियर को बनाया। इन लिक्विडेटर्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना इस मिशन को अंजाम दिया, और ये वो अनसंग हीरोज थे जिन्हें आज भी दुनिया नहीं जानती, लेकिन इन्होंने दुनिया को एक ऐसी तबाही से बचा लिया जिसमें 200 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती थी। वैलेरी लेगास्लोव एक सोवियत साइंटिस्ट थे, इस मिशन के लीडर थे। उन्होंने दुनिया के सामने सोवियत यूनियन की इस गलतियों को रखा। सरकार के दबाव के बाद भी लेगास्लोव ने सच को कवर नहीं किया और उन्होंने इसके बदले अपनी जान दे दी। लेगास्लोव जो उस समय सिर्फ 45 साल के थे, उन्होंने 1986 से लेकर 88 के बीच में 2 साल उस जगह पर बिताए जहां पर रहना मौत से कम नहीं है, और इसी वजह से उन्होंने सिर्फ
47 साल की उम्र में खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि वो 2 साल में वैसे ही मरने वाले थे कैंसर की वजह से। इससे पता चलता है कि ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां जो सरकार करती है, इसका पूरा का पूरा कीमत नॉर्मल लोगों को चुकानी पड़ती है। तो आखिर गलती थी किसकी? क्या ये एक इंसानी भूल थी या किसी सिस्टम का फेलियर? इस डिजास्टर के लिए जिम्मेदार सिर्फ एनातोली दियातलोव नहीं थे जो कंट्रोल रूम में टेस्ट कर रहे थे, बल्कि पूरी सोवियत ब्यूरोक्रेसी थी जिन्होंने रिएक्टर डिजाइन के फ्लॉज को इग्नोर किया और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज किया। आरबीएम के रिएक्टर डिजाइन फ्लॉड था और गवर्नमेंट के ईगो और लापरवाही ने इस डिजास्टर को और भी ज्यादा अनअवॉइडेबल बना दिया था। तो दोस्तों यही थी कहानी चेरनोबिल के खतरनाक न्यूक्लियर डिजास्टर की। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं ऐसे ही किसी और भी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।